सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी ऐतिहासिक शख्सियत के जीवन और उनके काम के ठोस तथ्यों को खंगालने वाले हैं, जिन्होंने न सिर्फ हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज को बुलंद किया, बल्कि सच कहें तो हमारे राष्ट्र निर्माण की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। इस चर्चा के जरिए हम कुछ ऐसे अहम ऐतिहासिक दस्तावेजों और तथ्यों को डिकोड करेंगे जो हमें बताते हैं कि कैसे एक अकेले इंसान ने अपने ज्ञान और कड़े संघर्ष के दम पर आधुनिक भारत की मजबूत नींव रखी। तो चलिए इस बेहद एनर्जेटिक और ज्ञानवर्धक सफर की शुरुआत करते हैं। अब गहराई में जाने से पहले जरा इस एक बेहद अहम सवाल पर गौर कीजिए। प्रारंभिक आधुनिक भारत में बेरोजगारी और आर्थिक नुकसान का सबसे बड़ा, सबसे सीधा कारण आखिर था क्या? ऐतिहासिक विश्लेषणों और डॉक्टर अम्बेडकर के मशहूर लेख श्रम विभाजन और जाति प्रथा को देखें तो जवाब बिल्कुल साफ है, और वो है जाति प्रथा। ये कोई मामूली सामाजिक मुद्दा नहीं था। इसे बाकायदा आर्थिक पिछड़ेपन और बेरोजगारी की असली जड़ माना गया। हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे ये व्यवस्था उस वक्त समाज को अंदर ही अंदर पूरी तरह से खोखला कर रही थी। इस पूरी पिक्चर को साफ करने के लिए हमने इस चर्चा को 4 हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे उनके प्रारंभिक जीवन से, फिर देखेंगे उनकी शानदार शैक्षणिक यात्रा, उसके बाद जाति व्यवस्था के खिलाफ उनका मजबूत दर्शन, और आखिर में बात करेंगे राष्ट्र के शिल्पकार के रूप में उनकी महान विरासत की। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, उनका मूल प्रारंभिक जीवन और महू में उनकी जड़ें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। अब देखिए, ये शुरुआत एकदम साधारण और ज़मीनी थी, लेकिन किसे पता था कि यही शुरुआत आगे चलकर भारत के इतिहास का इतना बड़ा अध्याय बनने वाली है। यही वो शुरुआती बिंदु है जो हमें उस दौर की ज़मीनी हकीकत से सीधे तौर पर जोड़ता है। यहाँ सबसे अहम बात जो हमें ध्यान भी रखनी है वो ये कि उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। और यकीन मानिए, ये महज एक ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, ये दरअसल वो चश्मा है जिससे उन्होंने इस पूरी दुनिया को देखा। समाज के बिल्कुल हाशिए पर रहने वाले समुदाय में जन्म लेने की वजह से उन्होंने उस समय की भयानक असमानताओं को एकदम करीब से झेला। इसी सीधे अनुभव ने समाज में समानता लाने के उनके जीवन भर के संघर्ष की चिंगारी को सुलगाया और उनके पूरे नजरिए को एक आकार दिया। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, उनकी शैक्षणिक यात्रा। प्राथमिक स्कूल से लेकर न्यूयॉर्क तक का वो सफर जहां ज्ञान ही बदलाव का सबसे बड़ा हथियार बन गया। अगर हम उनके जीवन के अहम पड़ावों की एक टाइमलाइन देखें तो 1891 में उनके जन्म से बात शुरू होती है, फिर 1916 में उनकी PhD, 1936 का वो ऐतिहासिक लाहौर भाषण, और आखिर में 1956 में दिल्ली में उनका निधन। ये माइलस्टोन्स हमें उनके अटूट दृढ़ संकल्प की एक साफ तस्वीर दिखाते हैं और उनके जीवन की इस अद्भुत यात्रा को आपस में जोड़ते हैं। इस पूरे यात्रा में एक ऐसा कदम था जिसे आप वाकई बहुत साहसिक कह सकते हैं, और वो था प्राथमिक शिक्षा के बाद हायर एजुकेशन के लिए सीधा न्यूयॉर्क चले जाना। जरा सोचिए, उस दौर में उन कठिन सामाजिक परिस्थितियों से निकलकर समंदर पार जाना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये उनके बौद्धिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बहुत बड़ी छलांग थी। और उनकी इस अथक मेहनत का नतीजा क्या निकला? साल 1916 में उन्होंने अपनी PhD की उपाधि हासिल कर ली। अब जरा परिप्रेक्ष्य में देखें, 1916 जैसे शुरुआती दौर में ये अकादमिक जीत हासिल करना उनकी जबरदस्त बौद्धिक क्षमता और उनकी फोकस को दर्शाता है। ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे उन्होंने शिक्षा को अपने और अपने समाज को ऊपर उठाने के लिए सबसे मजबूत ढाल बना लिया था। आते हैं तीसरे हिस्से पर, जाति के खिलाफ उनका दर्शन और इस नुकसानदायक व्यवस्था को जड़ से खत्म करने की उनकी मुहिम। अपने मशहूर लेख श्रम विभाजन और जाति प्रथा में उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प और साफ अंतर दुनिया के सामने रखा। एक तरफ है जाति प्रथा, जिसे वो न सिर्फ नुकसानदायक मानते हैं बल्कि इसे बेरोजगारी का सीधा कारण भी बताते हैं, और दूसरी तरफ है श्रम विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर, जो सच कहें तो किसी भी सभ्य समाज की सबसे पहली और बुनियादी जरूरत है। उनका तर्क एकदम क्लियर था, एक स्वस्थ श्रम विभाजन समाज को तरक्की की ओर ले जाता है, लेकिन जन्म और जाति के आधार पर किया गया विभाजन पूरी तरह से विनाशकारी होता है। उन्होंने उस दौर की सबसे बड़ी विडंबना पर भी करारी चोट की। विडंबना ये थी कि खुद को आधुनिक कहने वाले समाज में भी जातिवाद धड़ल्ले से मौजूद था।
उनके हिसाब से ये सिर्फ कोई भेदभाव करने वाला विचार नहीं था, बल्कि ये बहुत गहराई से समाज को तबाह करने वाला और एक बेहद गंभीर चिंता का विषय था। अपने विचारों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने साहित्य को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। चाहे द कास्ट इन इंडिया जैसी अहम किताब हो या फिर मूक नायक और बहिष्कृत भारत जैसी पत्रिकाएं, इन सब को शुरू करने के पीछे उनका सिर्फ एक ही मकसद था, हाशिए पर धकेल दिए गए और बहिष्कृत वर्ग की आवाज को एक बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म देना। इसी वैचारिक लड़ाई में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया साल 1936 में। ये था लाहौर के लिए तैयार किया गया उनका जाति पांति तोड़क मंडल का वो मशहूर भाषण। इसका सीधा सा टारगेट था उस बेहद कठोर और अमानवीय जातिगत व्यवस्था की जड़ों पर सीधा प्रहार करना और उसे पूरी तरह से तोड़ देना। इतिहास में इसे उनके सबसे असरदार और प्रभावशाली कामों में गिना जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, शिल्पकार की विरासत और एक बिल्कुल नए राष्ट्र का निर्माण। अगर हम उनके पूरे जीवन के कामों को एक फ्रेम में रखकर देखें तो उनकी सबसे बड़ी पहचान निकल कर आती है भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में। उन्होंने नियम, कानून और समानता का एक ऐसा शानदार ढांचा तैयार किया जिसने एक नए, आज़ाद भारत को सही दिशा में आगे बढ़ने का एक पक्का रास्ता दिखा दिया। उनके ज्ञान का दायरा आखिर कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप सिर्फ इस एक फैक्ट से लगा सकते हैं कि उनका जो संपूर्ण साहित्य है, जिसे वाङ्मय भी कहा जाता है, वो पूरे 21 खंडों में प्रकाशित है। जी हाँ, 21। ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये उनके जबरदस्त बौद्धिक विस्तार, उनके गहरे रिसर्च और एक बहुत ही ब्रॉड विजन का जीता जागता सबूत है। एक ऐसा जीवन जिसकी शुरुआत इतने कठिन संघर्षों से हुई, लेकिन जिसने आगे चलकर एक पूरे राष्ट्र के निर्माण की नींव रखी, उसका समापन दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुआ। उनके निधन से बेशक एक युग का अंत हो गया, लेकिन उनकी दी हुई वैचारिक स्पष्टता और उनके बनाए गए नियम कानून आज भी हर कदम पर हमारे समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आपको डॉक्टर अंबेडकर की ही फिलॉसफी से निकले एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, अगर एक सभ्य समाज के लिए श्रम विभाजन वाकई इतना जरूरी है, तो आज के हमारी ये मॉडर्न समाज ये कैसे तय कर सकते हैं कि ये काम का बंटवारा कभी भी पलटकर वापस उस कठोर, शोषक और नुकसानदायक जाति व्यवस्था में न बदल जाए? ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जो बस इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया हो। ये आज हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जिस पर हमें लगातार सोचने की जरूरत है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।